हमारी गलतियों के लिए हम ही जिम्मेदार होते हैं और इसे हमें ही भुगतना पड़ता है। लेकिन कभी कभी एक छोटी सी गलती भी काफ़ी भारी पड़ जाती है, जिसके लिए कभी कभी कुछ समय के लिए तो कभी कभी ज़िंदगी भर के लिए। लेकिन अगर कोई ऐसी गलती हो जाए जिसे हम मरने के बाद भी सालों से भुगत रहे हो, तो ऐसा ही कुछ हुआ था सुधाकर के साथ। बात करीबन 15 साल पुरानी है। सुधाकर जलगांव का रहने वाला है। 26 साल का लड़का था और वह पुणे के एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। उसे वहां जॉब करते हुए तकरीबन 6 साल हो चुके थे। वह ज़्यादातर पुणे में ही रहता था, जहां पर उसने एक किराए का फ्लैट ले रखा था और वह कम ही जलगांव आता था। साल में एक बार, वह भी दिवाली के समय ही। लेकिन इस बार वह मई के महीने में छुट्टी लेकर जलगांव आया हुआ था और उसके आने की वजह यह थी कि उसकी शादी के लिए रिश्ते आए हुए थे। कुछ 1-2 रिश्ते पसंद भी थे और वहीं पर बात चल रही थी और सब कुछ ठीक रहा तो इस दिवाली तक शादी करने की भी तैयारी थी। सुधाकर जलगांव कुछ 15 दिनों तक रुका। जब उसकी छुट्टी खत्म हुई तो वह पुणे जाने के लिए निकला। उस रात उसकी बस तकरीबन 11 बजे की थी, लेकिन कुछ काम का बहाना करके वह 8 बजे ही निकल गया। दरअसल उसे शराब पीने का शौक था, या यूं कहें कि उसे लत थी। जब वह पुणे में रहता था तो हफ्ते में 1-2 बार तो वह शराब पीता ही था। लेकिन इन 15 दिनों में वह अपने फैमिली के साथ था, तो उसे शराब पीने का कोई मौका नहीं मिला। लेकिन जब वह जलगांव से जाने वाला था तो उसने सोचा क्यों न जाते वक्त दोस्तों के साथ पार्टी की जाए। उसने अपने दोस्तों के साथ शराब की पार्टी करने का फैसला किया और इसलिए वह जल्दी ही घर से निकला। वह और उसके दोस्त बस स्टैंड के पास ही एक बार में जाकर बैठ गए। उन्होंने शराब और चिकन मंगवाया और खाने लग गए। दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते हुए वक्त की तरफ उसका ध्यान ही नहीं गया और जब उसने घड़ी देखी तो उसमें 11 बज चुके थे। उसकी बस का समय हो चुका था। वह हड़बड़ाहट में अपने दोस्तों से वहीं विदा लेते हुए बस स्टैंड की ओर दौड़ा। लेकिन वह जब तक वहां पहुंचा बस निकल चुकी थी और बस स्टैंड पूरी तरह से खाली था। अब तो वहां ना कोई स्टाफ मौजूद था और ना ही कोई प्रवासी। कुछ 1-2 लोग थे जो वेटिंग रूम में सो रहे थे। वह अगली बस के बारे में जानने के लिए यहाँ वहाँ घूमने लगा। उसे यहाँ वहाँ घूमते देख एक रिक्शा वाला उसके पास आया। कहाँ जाना है भैया? उस रिक्शा वाले ने पूछा। कुछ नहीं, पुणे जाना था, बस निकल गई, अब पता नहीं अगली बस कब आएगी। इंक्वायरी काउंटर पे भी कोई नहीं है। अरे भैया, अभी जो बस गई वह आखिरी बस थी। अब पुणे तो क्या, कहीं पर भी जाने के लिए कोई भी बस नहीं है। अब सीधा सुबह के 5 बजे एक बस है जो नासिक से होते हुए पुणे जाती है। तब तक तुम चाहो तो लॉज में रुक सकते हो, मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा दूंगा। नहीं नहीं, सुधाकर ने कहा, मैं यहीं बस स्टैंड पर रुक लूंगा, धन्यवाद। और इतना कहकर वह स्टैंड के वेटिंग रूम की ओर चल पड़ा। उसे लग रहा था कि वह रिक्शा वाला उससे झूठ बोल रहा है ताकि वह उससे भाड़ा वसूल सके और लॉज वाले से कमीशन, क्योंकि उसे याद था कि कुछ साल पहले वह ऐसे ही आधी रात को एक बस से पुणे गया हुआ था। हालांकि उसे उस बस का सही से टाइम नहीं मालूम था कि वह कब कितने बजे की थी। अब तो वह घर भी नहीं जा सकता था क्योंकि उसने शराब पी रखी थी। हालांकि उसने इतनी भी शराब नहीं पी थी कि वह होश में ना हो, लेकिन उसकी गंध से घर वाले पहचान लेंगे, इसलिए वह घर नहीं जा सकता था। उसने तय किया कि वह कुछ देर और उस बस का इंतजार करेगा और अगर बस ना भी आए तो सुबह के 5 बजे वाली बस पकड़ के चला जाएगा। वह वही किसी बेंच पर बैठकर वक्त निकालने लगा, क्योंकि 5 बजने में समय ही कितना बचा था। इसके बाद सुधाकर उस बस का इंतजार करते हुए यहाँ वहाँ घूमता समय बिताने लगा। देखते ही देखते रात के 1 बज गए, लेकिन कोई बस नहीं आई। अब वह भी समझ गया था कि उसे वही स्टैंड पर बैठकर रात गुजारनी पड़ेगी और इसके लिए वह मन ही मन तैयार हो गया। अब उसे नींद आ रही थी और वह सोना चाहता था,
तभी डिपो से हेडलाइट की रोशनी आई। कोई तो बस थी जो चालू हुई थी, जिसे सुधाकर ने देखा। वह ऐसा ही जिज्ञासावश उस बस के पास गया और देखा कि उस बस के बोर्ड पर लिखा था जलगांव पुणे बस। वह मन ही मन खुश हो गया। अब उसे स्टैंड पर रात नहीं गुजारनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी तसल्ली के लिए उसने ड्राइवर से पूछा कि क्या ये बस पुणे जाने वाली है। तो ड्राइवर ने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया। इसके बाद वह अपना बैग लेकर बस में चढ़ गया। वह शायद ही प्रवासी था, क्योंकि बस पूरी तरह से खाली थी। लेकिन उसे क्या, उसे तो अब बस आराम से बैठना था। उसने एक अच्छी सीट देखी और उस पर बैठ गया। उसके कुछ देर बाद वह गाड़ी धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसमें कई सारे पैसेंजर बैठने लगे। एक बुजुर्ग कपल, एक औरत जिसके साथ 3 बच्चे थे और एक कपल जो कि नए कपल बने थे। ऐसे ही तकरीबन 12 तरह के लोग उस बस में चढ़ गए। कुछ देर बाद बस अच्छी खासी भर गई। बस के अंदर पूरी तरह अंधेरा था, तो किसी का भी चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन चहल पहल से समझ आ रहा था कि बस लगभग भर चुकी है। सुधाकर को वहाँ एक अजीब बात महसूस हुई। उस बस के अंदर इतने लोग होने के बावजूद भी वह काफ़ी खामोश थी। कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था। सब ऐसे खामोश बैठे थे जैसे सबको सांप सूंघ गया हो। सुधाकर को इस बात से आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और कुछ ही देर बाद बस चल पड़ी। धीरे धीरे कर बस जलगांव के बाहर निकल गई। उसके कुछ बाद कंडक्टर उसके पास आकर खड़ा हो गया। सुधाकर ने खराड़ी बाईपास की टिकट के लिए कहा तो कंडक्टर बोला, तुम्हें आखिरी स्टेशन की टिकट नहीं मिलेगी। यह गाड़ी अब वहीं रुकेगी। खराड़ी बाईपास और आखिरी स्टॉप कुछ ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए इस बार सुधाकर ने कुछ नहीं कहा और टिकट ले ली। रास्ते से तेजी से चलते वक्त खिड़की से ठंडी हवा सुधाकर को सुला रही थी। कुछ देर बाद उसे झपकी लगने लगी और वह कब गहरी नींद में चला गया उसे पता नहीं चला। लेकिन रात के तकरीबन 3 बजे अचानक लोगों की चीख से सुधाकर की नींद खुल गई। वह डर के मारे जाग गया। उसे लगा जैसे बस को कुछ हो गया हो और लोग चीख रहे हों। वह चीखे ऐसे ही थे जैसे लोग मर रहे हों। लेकिन जैसे ही वह हड़बड़ाकर जागा, वह किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं थी, कोई हलचल नहीं थी। सब कुछ खामोश था। उसे कुछ समझ नहीं आया। गहरी नींद में होने के कारण और बस के अंदर की लाइट चालू बंद होने के कारण पहले तो कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दिया। उस चालू बंद होती लाइट की वजह से उसे ठीक से देखने में भी तकलीफ हो रही थी। लेकिन जैसे ही उसकी आंख और मन स्थिर हुई, उसके दिल की धड़कन मानो रुक सी गई। उसकी सांस अटक गई और कलेजा मुंह तक आ गया। गाड़ी किसी सुनसान जगह पर खड़ी थी और उसके सामने कंडक्टर खड़ा था, जिसका आधा चेहरा किसी चीज से कुचला जा चुका था। उसकी एक आंख उसके चेहरे पर लटक रही थी और उसके कपड़े पूरी तरह से खून से सने हुए थे। यह नज़ारा देखकर वह डर गया। कंडक्टर के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, उसे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन जैसे ही उसने सामने की सीट की ओर देखा, वह और भी ज़्यादा डर गया। खिड़की के पास बैठे उन दोनों बुजुर्ग कपल का सिर ही गायब था और उनकी सीट पर खून भी फैला हुआ था। सुधाकर डर के मारे उठ खड़ा हुआ, लेकिन तभी एक और डरावना दृश्य देखकर उसकी सांस अटक गई। ड्राइवर अपना सीट से उठकर उसकी ओर आ रहा था और उसकी गर्दन बीच से आधी कटी हुई थी। वह एक तरफ झुक गई थी। उसके शरीर पर कांच घुस चुका था। उसके कपड़े भी खून से सने हुए थे। कटे फटे लोग उसके सामने चल रहे थे। यह देखकर सुधाकर काफ़ी ज़्यादा डर गया। उसे कैसे भी करके बस से बाहर निकलना था, लेकिन उसकी बाजू वाली खिड़की पर लोहे की रॉड लगी हुई थी, जिसकी वजह से वह भाग नहीं सकता था। दरवाजे के पास कंडक्टर और ड्राइवर खून से लथपथ खड़े थे, इसलिए वह बस के पिछले भाग की ओर भागा। लेकिन पीछे भागते वक्त उसने देखा कि बस के अंदर कोई भी जिंदा इंसान नहीं था। सब कटे फटे और खून से सने हुए थे। किसी का सिर फट चुका था तो किसी की गर्दन मुड़ चुकी थी और हर कोई खून से लथपथ था। बस के फर्श से लेकर छत तक खून ही खून था। लेकिन हाँ, वहाँ कोई चीख या चिल्ला नहीं रहा था। सब खामोशी से सुधाकर को देख रहे थे। सुधाकर अपनी जान बचाने के लिए बस के आखिरी सीट की ओर जा पहुंचा।
जहाँ एक कांच की बड़ी सी खिड़की थी। वह बाहर निकलने के लिए अपने हाथों से उस खिड़की की कांच को तोड़ने की कोशिश करने लगा। वह जोर जोर से उस पर हाथ मारने लगा और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो सारे मरे हुए लोग अपनी अपनी सीट से खड़े होकर उसकी ओर बढ़ रहे थे। सुधाकर का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसकी सांस भी ऊपर नीचे होने लगी। उसके हाथ पैर कांपने लगे, जिस वजह से कांच तोड़ने वक्त उसका जोर नहीं लग पा रहा था। फिर भी वह तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी किसी ने उसका पैर पकड़ लिया और उसे खींचते हुए बस के मझले भाग में ले गया। बाकी मुर्दा लोग धीरे धीरे कर उसके पास घेरा बनाकर खड़े हो गए और उसे दबोचने लगे और मुर्दों का खून सुधाकर के शरीर और चेहरे पर गिर रहा था, जैसे वह खून में नहा रहा हो। धीरे धीरे उसकी सांस अटकने लगी और फिर अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सुबह तकरीबन 9:30 बजे शनिवार पेट पुलिस चौकी पर फोन आया, जिसमें हवलदार विजय को बताया गया कि बस डिपो की एक बस पे एक आदमी बेहोश मिला है। उसके बाद विजय अपने साथी चंद्रकांत को लेकर बस डिपो गया, जहां एक पुरानी जंग लगी टूटी फूटी बस के अंदर सुधाकर बेहोश होकर पड़ा हुआ था। उसके सिर पर चोटों के निशान थे और कपड़ों पर काफ़ी धूल मिट्टी लगी हुई थी, जैसे उसे वहां घसीटा गया हो। उसके बाद विजय ने एम्बुलेंस का इंतज़ाम करा, उसे अस्पताल पहुंचाया। जब सुधाकर को होश आया तब उसने उस रात घटी सारी बातें हवलदार विजय और चंद्रकांत को बताई। उन्होंने उसकी बातों को सुना और फिर वह बाहर आ गए। उनके साथ उस डिपो का एक कर्मचारी भी मौजूद था। जब वह तीनों बाहर आए तब उस कर्मचारी ने कहा, साहब मुझे लगता है कि वह आदमी सच बोल रहा है। वह हमें जिस बस में मिला वह वही जलगांव पुणे की बस थी जिसका 3 साल पहले भीषण हादसा हो गया था। और वह हादसा इतना भीषण था कि उस हादसे के उस बस के ड्राइवर और कंडक्टर सहित सारे प्रवासियों के चीथड़े उड़ गए थे। सुधाकर की बात का चंद्रकांत को तो भरोसा था, लेकिन विजय को नहीं। इसलिए विजय कहा, अरे कहाँ तुम इस शराबी की बात में आ रहे हो? तुमने देखा नहीं उसने कितनी शराब पी रखी थी? इस पर चंद्रकांत ने कहा, नहीं विजय, मुझे नहीं लगता कि वह झूठ बोल रहा है या शराब के नशे में बोल रहा है। अगर वह शराबी झूठ बोल रहा होता या नशे में होता तो रात के 1 बजे बस का निकलना, 3 के करीब उसका एक्सीडेंट होना जैसी बात उसे कैसे मालूम? और तो और वह जलगांव से यहाँ तक उस बस में कैसे आया? अरे भाई, वह कोई जलगांव से नहीं आया होगा। डिपो का वह एक कबाड़ खाना है जहाँ कबाड़ हुई बस खड़ी रहती है। वह जुआरी और शराबी का अड्डा है। रात को कई सारे शराबी वहाँ इकट्ठा होते हैं। यह भी वही शराब पीने गया होगा और किसी ने इस बस की दुर्घटना के बारे में बताया होगा और वहीं बकबक वह अपने साथ कर रहा है, या फिर जुआरियों ने उसे पीटा होगा और कोई कार्यवाही ना हो इसलिए सुनी सुनाई कहानी वह हमें बता रहा है। उसे ठीक होने दो, उसके बाद उल्टा लटका कर 2 डंडे पड़ेंगे तो सब सच सच बोल देगा। अभी के लिए छोड़ो उसे, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी काम है हमारे पास। इसके बाद विजय और चंद्रकांत चौकी के लिए निकल गए, लेकिन उसी दिन दोपहर के 3 बजे फिर से विजय को अस्पताल से फ़ोन आया कि डिपो के अंदर जो आदमी बेहोश मिला था उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई है। इसके बाद फिर से विजय उस अस्पताल में गया। उसने सुधाकर के घर वालों को इन्फॉर्म करने के लिए उसका पता ढूंढने लगे। उसके लिए विजय ने उसकी बैग को और उसके कपड़े को खंगाला। तब शर्ट की ऊपरी जेब में विजय को एक टिकट मिला। इस पर लिखा हुआ था आखिरी स्टॉप। रात के तकरीबन 1 बज रहे थे। हर रोज की तरह जलगांव डिपो के अंदर एक बस शुरू हुई, जिसके अंदर एक एक कर यात्री चढ़ने लगे, जिसमें अब सुधाकर भी था। वह वैसे ही खामोशी से चढ़ा जैसे बाकी लोग चढ़े और वह अपनी सीट पर बैठ गया जैसे बाकी लोग खामोशी से बैठे थे। बस में किसी तरह की हलचल नहीं थी क्योंकि उस बस में कोई जिंदा इंसान नहीं था। और कुछ देर बाद गाड़ी अपने डिपो से निकलकर अपने आखिरी स्टॉप की तरफ चल पड़ी, जैसे हर रोज जाया करती थी।